इसको तो बात है, हल्का फुल्का रनिंग करेक्शन है और वो होना भी चाहिए, बाजार की सेहत के लिए अच्छा है सर। क्योंकि आपकी ग्लोबल मार्केट्स पर गहरी पकड़ है, लाइफ टाइम हाई पर अमेरिकी मार्केट है, लेकिन दो चीज़ों से बड़ा डर लग रहा है। एक तो ये इन्फ्लेशन कमोडिटीज का जो बढ़ा हुआ है, और दूसरा यूएस अब धीमे धीमे कभी न कभी तो शुरुआत करेगा टैपरिंग की। इन दोनों को देखते हुए क्या ग्लोबल मार्केट्स में कोई खतरा है या फिर ये सब डिस्काउंटेड ही है? ये जी मुश्किल है ऐसे कहना, बट हम अपनी तरफ से सोच रहे हैं कि डिस्काउंटेड है क्योंकि हमारा ग्लोबल फंड भी है जी। लेकिन एक बात है कि थोड़ा सा उनको टेपरिंग मतलब कम करना पड़ेगा, रेट बढ़ाना पड़ेगा ताकि लोगों को लगे कि उनको इन्फ्लेशन का कंट्रोल का उन्होंने शुरू किया है। अगर वो आगे बोले डज नॉट मैटर, ये तो शॉर्ट टर्म है, फिर मार्केट भी सोचती है कि दीज गाइज आर नॉट रियली लुकिंग एट द रियलिटी। तो थोड़ा सा दोनों चीजों को आप वो कर सकते हो कि आपका प्रोसेस भी शुरू हो गया और इन्फ्लेशन के अगेंस्ट आपका थोड़ा सा रिस्पॉन्स भी हो गया। लेकिन अभी हम ये सोच रहे हैं कि अगर आप इन्फ्लेशन को देखें कि कहाँ से आ रही है, ऑफ कोर्स ये आ रही है बिकॉज सप्लाई चेन बहुत अटक गई है, लोग बीमार हो गए हैं, लोग शिप्स नहीं मिल रही हैं, कंटेनर नहीं मिल रहे हैं, पोर्ट में कैपेसिटी नहीं है, बिकॉज डिमांड हो गई। लेकिन साथ में जब मलेशिया में प्रॉब्लम हो गई तो आधी कंपनियां जो मलेशिया से चीज़ें सोर्स करती थी वो अटक गए, उनके ऑर्डर्स अटक गए। अब ये चीज़ें शॉर्ट टर्म में तो बहुत हाई इन्फ्लेशन मतलब इज कमिंग आउट, बट ये मुझे लगता नहीं है कि ये बड़ा कोई सस्टेनेबल प्रॉब्लम है कि जी इसको आप हैंडल नहीं कर सकते। ये टाइम की बात है। और अगर जैसे अभी कहते हैं यूके में ड्राइवर्स नहीं है ओके टू ब्रिंग थिंग्स फ्रॉम यूरोप क्योंकि आपने वो उनके इमिग्रेंट वीजा नहीं दिया। अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सोच लें कि ये बहुत बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम है, कैन नॉट बी सॉल्व्ड। या जैसे कंटेनर नहीं मिल रहे, अब ये चीजें 3-4-6 महीने में हो सकता है कि आपकी थोड़ी सेल्स निकल गई क्योंकि आपका ये पीक सीजन था क्रिसमस दिवाली वगैरह का, लेकिन आई थिंक मार्केट्स विल नॉट लुक एट इट एज परमानेंट काइंड ऑफ इन्फ्लेशन। बिल्कुल। अच्छा सर, जी इंडियन मार्केट में क्या खास बड़े ट्रिगर्स आपको दिखते हैं तेजी के, मतलब अगले साल 2-3 साल के व्यू से अगर मैं पूछूं, किस वजह से इंडिया के मार्केट बढ़ने चाहिए? सो इंडिया की मार्केट एक तो बढ़ रही है क्योंकि वो पहले नहीं बढ़ी थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको फिर से दोहराया जाए कि एक साल में 60% बढ़ने के बाद भी 5 साल का रिटर्न अब जाके 15% या 16% पर एनम बनना है। सेकेंड है जो 3-4 चीजें पहले चली थी मतलब हुई थी जिसके कारण मार्केट को थोड़ा डिस्टर्ब हो गई, जैसे था डीमोनेटाइजेशन हो गया, फिर जीएसटी हुआ, फिर वो रेरा वगैरह में कई कंपनियों से पहले रियल एस्टेट में बड़े नुकसान हुए। तो जैसे ये जो वहाँ पे एवरग्रांडे वगैरह में हो रहा है वो इंडिया में हो चुका है। 2000 कब हुआ था 15-16 में जब भी हुआ था, जब वो जयप्रकाश और यूनिटेक और उन सब ने लोगों के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं किए और लोगों का लॉस हो गया, उनको घर नहीं मिले। उसके बाद 2019 में एक बहुत बड़ा टैक्स कट हुआ जिसके लिए भी बुल रन होना चाहिए था, लेकिन 2020 में कोविड आने से ये सब चीज़ें मतलब ओवरराइड हो गई विद कोविड। बट अब वो सब चीज़ें ठीक हो गई हैं या टाइम के साथ ख़त्म हो गई हैं। एंड साथ में आप वैसे चाहे बुरा लगे किसी को, लेकिन आपकी ऑर्गेनाइज कंपनीज को फ़ायदा हो गया और अनऑर्गेनाइज कंपनीज को नुकसान हुआ इस दौरान। अब वो फेज भी ख़त्म हो गया क्योंकि अब कितने साल तक वही की वही चीज़ चलती रहेगी, वेयर आइदर द अनऑर्गेनाइज गाय लीव्स, जैसे ये डेवलपर्स वगैरह ये कम हो गए बिकॉज पीपल डोंट वांट टू बाय हाफ मेड हाउसेज, दे वांट रेडी मेड हाउस, और दे वांट कि भाई ये डेवलपर कंप्लीट करेगा हमारा प्रोजेक्ट। तो बड़े लोगों से डील हुई। तो ये सब चीज़ें होने के बाद अब मार्केट शुरू ही है चलनी। इसलिए मुझे नंबर 1 तो लगता है कि अभी शुरू हुआ है ये, बिकॉज 4-5 साल से अटक जाती थी हर पॉइंट पे, जबकि वो पॉइंट्स उस वक्त के हिसाब से प्लस माइनस ठीक थे। सेकेंड है कि अब अगर आप देखें प्राइवेट इक्विटी फ्लोज, वीसी फ्लोज, वेंचर कैपिटल में लास्ट क्वार्टर में जो सितंबर 30 को फर्स्ट टाइम एवर इंडिया में $10 बिलियन से ज्यादा डाले गए न्यू कंपनीज में। प्राइवेट इक्विटी वालों के पैसे बन रहे हैं बिकॉज ऑफ गुड आईपीओज, तो वो भी खुश हैं, तो वहां से भी पैसे आ रहे हैं। थर्डली चाइना ने अपने आप को थोड़ा शूट कर दिया और चाइना का वेटेज इंडिया से करीब 3 टाइम्स ज्यादा है वर्ल्ड इंडेक्स में। तो अगर इंडिया का इमर्जिंग मार्केट में से 11% है, उनका करीब 33-34% है वेट। तो अगर वहाँ कोई 5-10% ऑफ दैट 33%, मतलब 3-4% भी कोई कम कर ले, उसका नेचुरल बेनिफिशियरी इंडिया है।
क्योंकि वो इंडिया और चाइना, जो आदमी चाइना में पैसे अलग से डाल रहा है वो ये तो नहीं कहेगा कि अच्छा चाइना में मैं डिसअपॉइंट हो गया, मैं मलेशिया में डाल देता हूँ। वो मोस्टली इंडिया को देखेगा। उसमें अगर 1% इंडिया में है तो इंडिया के लिए 10% ग्रोथ हो गई फ्लोज में, ओवर एंड अबव नॉर्मल फ्लोज। सो इंडिया को उससे भी फायदा हुआ है कि एट द सेम टाइम व्हेन चाइना इज डूइंग बैडली, इंडिया इज डूइंग वेल। प्लस ये सब इवेंट्स जैसे एयर इंडिया का दिस थिंग इन अ नॉर्मल टाइम, दीज देमसेल्व्स आर वेरी गुड इवेंट्स। अभी तो बुल रन में आ रहा है तो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं कि व्हाट अ गुड इवेंट इट वाज, बिकॉज वैसे ही बड़े रीजन से मार्केट चल रही थी। लेकिन लेट अस थिंक कि अगर मार्केट नहीं चल रही होती और आप कहते हैं कि एयर इंडिया प्राइवेटाइजेशन हो गई है या कुछ और होने वाली है या LIC होने वाला है, लोग उसी से 5% मार्केट बढ़ा देते कि गवर्नमेंट इज डूइंग द राइट थिंग्स। सो अभी फॉर्चुनेटली सारी चीजें इकट्ठी चल रही हैं, वेयर फ्लोज भी आ रहे हैं, डोमेस्टिक फ्लोज भी आ रहे हैं, एंड कॉर्पोरेट अर्निंग्स विल आल्सो बी गुड। अब आप ये कह सकते हैं कि कोई स्टॉक थोड़े ज्यादा बढ़ गए हैं, कुछ स्टॉक्स में स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा है, वी आल्सो एग्री, वो तो होगा कहीं ना कहीं पॉकेट्स में। ठीक बात है। अच्छा सर, लेकिन कंपनियों की कमाई, रिजल्ट सीजन जो बड़ा जोरों में है और लोग कह रहे हैं कि ये तो पहले जैसे वो 2003 से 2008 में हिंदुस्तान में कंपनियों की कमाई जो बढ़ी थी 4-5 साल एक तरफा, वैसे ही वापस मामला दिख रहा है। आप सहमत है सर? मैं सहमत होना नहीं चाहता, क्योंकि मैं कहता हूँ कि मैं उस हिसाब से प्लान नहीं करना चाहता। मुझे खाली चाहिए कि मेरे 15% रिटर्न आने चाहिए मार्केट के, और मेरा मार्केट से ज्यादा होना चाहिए और बाकी लोगों से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो आई विल टेक इट, बट मैं उस हिसाब से प्लानिंग नहीं करूंगा कि उस टाइप से स्टॉक खरीदने लग जाऊं कि जी, क्योंकि अगर आपको लगे कि पूरी मार्केट की ग्रोथ 30-40% है, फिर आपको हमारे HDFC बैंक टाइप स्टॉक कैसे लेंगे आप कहेंगे ये तो बड़ा स्टेडी ग्रोअर है। फिर आपको वो ज्यादा हाइपर वाले स्टॉक लेने पड़ेंगे गंदे गंदे सेक्टर में जहां पे 40-40% ग्रोथ होती है। हमें वो नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि कुछ कंपनियां जो है हमारी वो स्टेडीली ग्रो हो रही है, एंड कुछ कंपनियां हम नई डिस्कवर कर रहे हैं या ले रहे हैं। जैसे फॉर्चुनेटली आजकल हमारी नंबर 1 होल्डिंग ICICI बैंक है, तो आज हमारी स्माइल थोड़ी ज्यादा है। लेकिन जनरली कुछ यू आर बाइंग न्यू थिंग्स विच यू आर नॉट हैविंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड कुछ जो पुराने हमारे घोड़े हैं। लेकिन अगर आप बोले कि 40% मार्केट ग्रो हो रही है, अगर आप सोचें, फिर आपको ये 15-20% ग्रोथ वाली कंपनियों में मजा ही नहीं आएगा, तो आपकी सारी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी। आई डोंट वांट दैट। तो इसलिए मुझे नहीं पता, नाम से सोचो। थोड़ी ज़्यादा नहीं सर, ICICI बैंक की वजह से स्माइल बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। 1 फरवरी को जो बजट के दिन ICICI बैंक बड़ा था, उससे भी बड़ा मुंह आ जाए तो ऐसा मुंह तो शायद बजट के दिन देखा था, उसके बाद तगड़ा मुंह आता दिखा है। अच्छा सर, एक और चीज़, बैंक्स पे आप पॉजिटिव हैं ही, हमेशा से आपका फेवरेट रहा। IT शेयरों पर क्या व्यू बन रहा है आपका इन रिजल्ट्स को देखने के बाद में? बैंक्स, IT, ये भी आप अभी भी आपकी लिस्ट में सबसे टॉप पर है? से टॉप। सो टॉप में तो बैंक्स हैं, हमारी टॉप 3 होल्डिंग तीनों बैंक्स हैं। नंबर 1 ICICI बैंक, नंबर 2 HDFC बैंक, नंबर 3 स्टेट बैंक। वाह। और IT में 4th 5th होंगे जो नेम्स। तो IT में भी वेटेज हाई है। और IT सी देखिए, अगर हम 3 थीम्स देखें हमारी, तो एक है बैंक्स या मतलब फाइनेंशियल्स। उसमें तो मुझे लगता है कि लास्ट 5-10 ईयर्स में कोई री रेटिंग नहीं हुई। जितनी अर्निंग्स ग्रो होती है उस हिसाब से वो स्टॉक चलते हैं। वो ऐसे स्टॉक्स नहीं है जैसे कंज्यूमर सेक्टर में थे, जो अर्निंग्स ग्रोथ हो रही है 10% पर एनम, लेकिन स्टॉक चल रहा है 25-30% पर एनम। ये जो आजकल के बड़े क्वालिटी स्टॉक्स गिने जाते हैं, इन्होंने अर्निंग्स कभी नहीं दी बड़े सालों से, अगर आप देखें 10 सालों से। तो वो हमने कम किया। और तीसरा सेक्टर है IT, जिसमें अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी है लेकिन उसमें वैल्यूएशन भी चेंज हो गई। तो पहले ये स्टॉक्स होते थे करीब 18-20-22-25 मल्टीपल के, अब वो हो गए हैं 30-35 मल्टीपल के, लेकिन अर्निंग्स ग्रोथ भी है। अब उसमें फॉर द मोमेंट हम कह रहे हैं कि ठीक है, बिकॉज जेन्युइनली देयर इज डिमांड, जेन्युइनली ग्लोब में टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग हो गई है ज़्यादा बिकॉज ऑफ कोविड एंड इवन अदरवाइज, एंड क्लाउड एंड ये साइबर सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग, और आपको ऑनलाइन ज़्यादा होना है, तो उसके लिए वर्ल्ड वाइड पैसे बहुत खर्चे जा रहे हैं कंपनीज के द्वारा। और वो पैसे फिर इंडियन कंपनीज को भी फायदा हो रहा है बिकॉज वो प्रोजेक्ट इंडियन कंपनीज करती हैं। सो ये जेन्युइनली डिमांड लगती है कि है, बिकॉज हाउ कैन द वर्ल्ड नाउ लिव, दैट मीन्स कंपनीज, कि उनको क्लाउड पे ना हो या उनका ऑनलाइन प्रेजेंस बड़ा स्ट्रांग ना, उनका सोशल मीडिया ना, उनको साइबर सिक्योरिटी चाहिए, जो भी नई और उनको किसी को ड्राइवरलेस कार बना रहे हैं, कुछ ऐप्स कुछ बना रहे हैं, तो सबके लिए
कुछ कुछ काम हमारे इंडियन कंपनीज टाइप कंपनीज का होता है. सो मे बी इट इज ट्रू दैट दिस कैन गो ऑन फॉर मेनी ईयर्स. तो अभी तो हमने कुछ नहीं चेंज किया, हमने मतलब हाई वेट है हमारा. अच्छा सर, एक नई थीम आजकल बड़ी चर्चा में आ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई और दूसरा सोलर एनर्जी से जुड़ी हुई. तो आप निवेश कर रहे हैं इस थीम में या अभी देखना बाकी है? बिल्कुल भी नहीं कर रहे, ना करने का प्लान बनाया है. क्योंकि सोलर सेल वगैरह तो जी अब ग्लोबल कमोडिटी है. अब उसमें हमें कहाँ से समझ आएगी कि वो चाइना वाले कितने में बना रहे हैं वो सोलर सेल या इंडियन बना रहा है. वो तो बड़ा मुश्किल काम है हमारे जैसे सिंपल लोगों के लिए. और इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये है कि जी हमारे हिंदुस्तानी कंपनियां बेचारी कहती हैं कि हम $2 बिलियन खर्चेंगे और $1 बिलियन खर्चेंगे इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक व्हीकल. तो पहले तो आप 2024 में बनाइए फिर दिखाइए. लेकिन अगर आप खाली गूगल में टाइप करके देखें कि वोक्सवैगन कितने पैसे खर्च रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, फोर्ड कितने खर्च रहा है, जनरल मोटर्स कितने खर्च रहा है, नॉर्मली द रेंज इज 30 बिलियन $35 बिलियन टू डेवलप इलेक्ट्रिक व्हीकल. अब हमारे बंदे 2 बिलियन में कौन सी इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाएंगे और चलेगी कि नहीं चलेगी कि क्या पता किसी को. तो अगर बन भी गई तो क्या हो गया, उसकी दूसरी गाड़ी नहीं चलेगी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी चल जाएगी. दिस इज ये लॉजिक बड़ा इंटरेस्टिंग है. अगर दूसरी इलेक्ट्रिक वाली बिक रही तो दूसरी कम बिकेगी. पॉइंट टेकन सर. सिंपल ही जी, क्योंकि सिंपल लॉजिक है जी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में लोग ये नहीं कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगी तो कार की सेल्स बढ़ जाएंगी. वो लोग कह रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल कार लेंगे आईसी इंजन कार के बदले. अब कोई भी कंपनी ये नहीं कह सकती कि मैं आईसी इंजन ही बनाता रहूंगा, ये तो कोई नहीं कह सकता. सबको इलेक्ट्रिक व्हीकल बनानी पड़ेगी इफ दैट इज द वे वर्ल्ड इज गोइंग. तो हर कंपनी अपने पैसे खर्चेगी टू ट्राई एंड मेक एन इलेक्ट्रिक व्हीकल. करेक्ट. अगर सबकी इलेक्ट्रिक व्हीकल उतनी ही अच्छी हुई जितनी उनकी करंट आईसी है तो सबका मार्केट शेयर सेम रहेगा. आपने इतने पैसे वेस्ट किए, कुछ फर्क नहीं पड़ा. अब आपकी आईसी कार चलने लग गई दूसरे के बदले. लेकिन हो सकता है कि किसी एक कंपनी की इलेक्ट्रिक व्हीकल कार बेटर हो जाए देन अदर्स, तो उसका मार्केट शेयर चेंज हो जाए. आपका आईसी इंजन में आईसी कार में 10% शेयर था, लेकिन आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल अच्छी निकली, वो 15 या 20% शेयर हो गया. हो सकता है, लेकिन आज किसी को क्या पता कि किसका होगा. बिल्कुल ठीक बात है. क्या पता. तो इसलिए अभी मतलब ये तो एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अगर एवरीबडी इज पुटिंग इन मनी, इट इज लाइक अ लॉटरी कि किसी की बहुत बेटर हो जाएगी. अगर सबकी इन लाइन रही विद व्हाट दे आर करंट डूइंग तो ठीक है, आपकी ये सेल के बदले वो वाली सेल हो जाएगी. ना तो कोई कह रहा है कि उस कंपनी की उस कार की मार्जिन ज्यादा होगी या प्राइस ज्यादा होगी या सेल ज्यादा होगी, वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है. एब्सोल्युटली. अच्छा सर, एक चीज बताइए, रियल एस्टेट खरीदना है, रियल एस्टेट शेयर खरीदने या दोनों नहीं? अच्छा, या दोनों? खरीदने का मुझे नहीं पता, मैं सोच रहा था, लेकिन रियल एस्टेट स्टॉक तो खरीदना है. रियल एस्टेट स्टॉक खरीदना है, यस. बिकॉज रियल एस्टेट में भी काफी साल हो गए वेयर देयर वाज नथिंग एंड प्राइसेस रही फ्लैट टू डाउन एंड लोगों की एबिलिटी बढ़ गई इन टर्म्स ऑफ सैलरीज या इनकम्स. और साथ में अब लोगों को लगा कि उनको बड़े घर चाहिए और एटलीस्ट बेटर घर चाहिए, बिकॉज लोगों ने डिस्कवर किया कोविड टाइम में वर्क फ्रॉम होम में. एंड कंपनीज कम हो गई जो रियल एस्टेट में हैं, मतलब इन द सेंस जो प्रोजेक्ट्स करते हैं. बिकॉज एज आई वाज सेइंग, लोग अब छोटी कंपनियों के पास या शेडी या शेकी कंपनियों के पास नहीं जाना चाहते, बिकॉज अब उनको ये डर आ गया है कि भाई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा तो अटक जाएंगे. सो यू विल गो टू बिगर गाइज एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड गाइज. सो यस, रियल एस्टेट और प्लस आईटी वगैरह के चलने से एंड ये यूनिकॉर्न्स के चलने से और ये प्राइवेट इक्विटी, तो ये अब नए नए लोग जिन्हों, क्योंकि आपको हर वक्त कोई पॉकेट चाहिए ऑफ पीपल हु आर मेकिंग गुड मनी एंड हु विल बाय हाउसेज नाउ. ठीक बात है. तो या मेकिंग, हाँ, तो लोगों की कमाई बढ़ रही है और जाहिर सी बात है फिर वो खर्चा करेंगे. अच्छा सर, मैं शो खत्म करूँ उससे पहले एक दो चीज़ें आपसे पूछना है, पर्सनली पूछना है वो. तो जनरली आप सिंगापुर में होते हैं, कभी दिवाली पर कभी इंडिया में होते, तो सिंगापुर की लिटिल इंडिया की दिवाली ज़्यादा पसंद है या इंडिया की दिवाली? इस बारी मैं वैसे दिवाली में दिल्ली में हूँगा. Okay. लेकिन तो सिंगापुर में मोस्ट ऑफ द टाइम होते हैं. सिंगापुर में बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है सब कुछ. एक ही मार्केट में आपको जाना है और उसमें डेकोरेशन वगैरह तो आई थिंक इंडिया से बेटर भी होती है. इंडिया में है कि आप अलग अलग मार्केट में अलग अलग फ्लेवर देख रहे हैं और अलग अलग एक्साइटमेंट है. और समीर सर की फेवरेट दिवाली, चिंता मत, पिक नहीं पूछ रहा हूँ सर, स्वीट्स पूछ रहा हूँ.
स्वीट्स या दिवाली से कनेक्टेड नहीं है जी, वो तो जब मर्जी गुलाब जामुन खिला दो हम खा लेंगे, वो दिवाली तो क्या बिल्कुल सर, तो गुलाब जामुन ड्यू रहे, जब भी अगली मुलाकात आपके साथ होगी मुंबई में या फिर कहीं और, तो मेरी तरफ से दिवाली की स्वीट्स है, या फिर वैसे ही आपको पसंद है तो आई होप गरम गरम गुलाब जामुन विद आइसक्रीम, राइट सर? ओके, डन। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए, और हमें दिवाली के इस स्पेशल शो में पूरा डायरेक्शन बाजार का बताने के लिए, अपने विचार रखने के लिए, और आपको एक बार फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू, हैप्पी दिवाली।